हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो है वन नेशन वन इलेक्शन। वर्तमान में आपने देखा होगा कि सरकार का प्रयास है कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्रथा को शुरू किया जाए। मैंने प्रथा शब्द इसलिए यूज किया कि ये पहले भी था और एक राजनीतिक प्रणाली के तौर पे या एक प्रशासनिक गतिविधि के तौर पे उसको फिर से चालू करने की बात की जा रही है। क्योंकि अगर एक सामान्य पहलू होता और कोई एक पक्ष होता तो इसको लागू करने में समस्या नहीं आती, परंतु ये एक बहुत ही बहुआयामी सवाल है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इसको लागू करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे और कई लोग कह रहे हैं कि इसको लागू करने से बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। तो फिर अब एक सवाल है कि हम वास्तव में इसको देखें कि क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और आज का जो डिस्कशन होगा ना, वो किसी बहुत कंक्रीट कंक्लूजन के बेस पे नहीं होगा। हम केवल सभी आयामों को देखेंगे, उसकी सभी परतों को समझेंगे और ये आप डिसाइड करिएगा कि हमें क्या निर्णय लेना है और क्या नहीं लेना। एक सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? पहले इसको समझ लेते हैं। आज की डेट में आप देखते होंगे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव 2 स्तर पे होते हैं, 3 स्तर पे होते हैं। जैसे राज्य के स्तर पे चुनाव और राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव। पहले जो राष्ट्र के स्तर पे चुनाव और राज्य के स्तर पे चुनाव होते थे, स्टेट लेवल इलेक्शन और नेशनल लेवल इलेक्शन, वो सामान्यतः एक समय में ही हो जाते थे। आज़ादी के बाद 2 दशक तक भी ऐसे ही रहा। 1952 को पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद 2 दशक तक ऐसे चलता रहा। लेकिन 2 दशक के बाद चीज़ें बदलना शुरू हुई और फिर ऐसा हुआ कि चुनाव तो 5 साल में ही होते थे हर जगह, 5 साल या उसके पहले, परंतु ये जो सिंक्रोनाइजेशन था, ये जो दोनों एक साथ होते थे, ये प्रथा टूट गई। और फिर केंद्र का चुनाव होता है और कई जगह फिर राज्य का होता रहता है। जैसे आप देखोगे 2019 में केंद्र का हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले हो चुका था। अब फिर आएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, फिर आएगा केंद्र का चुनाव। इस तरह अन्य राज्यों के साथ भी घटना होती है और इसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो इन्हीं सब पे हमें चर्चा करनी है कि क्या वाकई ये समस्या हैं कि अगर इसका हम समाधान वन नेशन वन इलेक्शन से करते हैं तो ऐसा तो नहीं कुछ समस्या को समाप्त करने के लिए और बड़ी समस्या पैदा कर दें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं और कुछ ऐसे पहलू या कुछ ऐसे औजार यूज कर लेते हैं कि दूसरी बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे पर्यावरण को लेकर कई बार हमने किसी विशेष तरह की विदेशी प्रजातियों की भारत में एंट्री कराई कि सोचा कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा फैल गया कि नुकसान हो गया। जैसे कांग्रेस घास, जैसे तुमने एक दिन कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष तरह के पंछी को मतलब ख़त्म किया गया तो उससे समस्या हो रही है, जब उसे ख़त्म कर दिया गया तो समस्या और बड़ी हो गई। तो समस्या ऐसी होनी चाहिए कि वो समाधान का ही स्वरूप ले और उसके लिए उसमें पर्याप्त आलोचना, परीक्षण, तर्क, है ना, एनालिटिकल क्रिटिकल होकर सब तरह से सोचना होगा और उस पर लगातार काम चल रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है उसको मैंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या था, ये तो हम समझ गए कि पहले एक साथ चुनाव होता था, फिर अलग अलग होने लगे। अब सवाल है कि फिर उसको वैसे ही किया जाए। पर यहाँ एक बात समझिएगा पहले कि पहले जो चुनाव होता था ना एक साथ, वो किसी भी तरह के कोई कानूनी या प्रशासनिक प्रावधान के तहत नहीं होता था। वो एक स्वतः स्फूर्त परंपरा थी, मतलब सेल्फ इंट्रोड्यूस थी, वो अपने आप से चला आ रहा था। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इंफ्रा क्रिएट करके करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है।
अगर कोई इस बात को बोलता है कि पहले भी ऐसा होता था और अभी भी ऐसा होगा, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप पहले खाना खाते थे और आपको अभी खाना खिलाया जा रहा है, मार मार के, दोनों में अंतर है, फिर ये थोड़ी कहा जाएगा। देखने में दोनों सेम लगेंगे, पर पीछे का रीजन जो है उसको सोचना होगा। और यही एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की खासियत होती है कि वो उन चीज़ों को देखता है जो अमूर्त होती हैं, जो सामान्यता नहीं दिखती। क्योंकि एक अधिकारी को अगर अधिकारी कहा जाता है तो उसके रुतबे और उसके शान शौकत के कारण नहीं कहा जाता, उसके देखने के नज़रिए के कारण कहा जाता है। वो देख सकता है जो कोई और नहीं देख सकता। इसी को उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म का विजन होता है, या बहुत विजनरी होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो हम आते हैं अपने फिर से टॉपिक पे, वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत सारी आपने इसमें चीज़ें देखी होंगी, यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, बहुत कुछ इसमें पढ़ा होगा, लेकिन आज तक जो सबसे इसकी कोर बात थी ना, उस पर चर्चा ही नहीं की गई। पैसे खर्च होते हैं, सुरक्षा, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब बहुत बातें की गई, पर वास्तव में ये डिबेट ही नहीं है। सोचो कि किसी को हार्ट में इशू हो और बात जुखाम की करे और थोड़ी बहुत है ना शरीर दर्द की करे, तो फिर अजीब सा लगेगा ना। बात तो उसकी होगी दोनों में, लेकिन जो मेन समस्या उस पर तो बात ही नहीं हो रही। तो अभी तक वास्तव में जो थी वो बात ही नहीं हो रही थी, या जो हो रही थी वो हम सब तक पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही कोर बात है, और यही पढ़ने का हम लोगों को तरीका डेवलप करना है। हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा हॉरिजेंटल या बहुत विस्तार वाली चीज़ें नहीं पढ़नी होती। बहुत चीज़ें हमें बहुत कंक्रीट लेकिन बहुत प्रभावी पढ़ना होता है। मेन इशू है जो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर सब कुछ अच्छा होता वन नेशन वन इलेक्शन में, या स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाता कि सब अच्छा ही है, तो कोई दुविधा ही नहीं आती। दुविधा या डायलेमा कब आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा है ये, कब आता है? जब हमें दो अच्छी चीज़ें दिख रही हो या दो खराब चीज़ें दिख रही हो। तो बात तो यहीं फंस रही है। और ख़राब और अच्छा क्या आप समझो, ये पूरा का पूरा मामला है डेमोक्रेसी वर्सेस गुड गवर्नेंस का। ये इसकी सबसे कोर डिबेट है, लोकतंत्र बनाम सुशासन। आज के बाद कभी भी वन नेशन वन इलेक्शन पे कोई बात करे तो बस समझ जाना वो बात हो रही है गुड गवर्नेंस बनाम डेमोक्रेसी की, और इसी सांचे में आपको इसको पढ़ना है। जो लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा है, वो बेसिकली गुड गवर्नेंस को ऊपर रख रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है, वो डेमोक्रेसी को ऊपर रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत वाइट और ब्लैक पे बात करूंगा, मैं ग्रे पे बात करूंगा, क्योंकि सच्चाई ग्रे में ही है। अगर मैं कहूं कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें डिस्कशन डिबेट करके एक ऐसी स्थिति में लाना होगा इस बात को कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी बनाम गुड गवर्नेंस ना रह जाके, जबकि डेमोक्रेसी प्लस गुड गवर्नेंस हो जाए, अगर करना है तो याद रखना हमारा उद्देश्य जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस दोनों को मेंटेन करना। हमारा एंड समझ में आ रहा है ना? और यही अभी पूरी जद्दोजहद चल रही है। इसी में डिस्कशन डिबेट हो रहा है कि कैसे ये किया जाए, इस गैप को कैसे भरा जाए। मेरी बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी अमूर्त हो रही है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो अभी तक समस्या है वो ये है कि डेमोक्रेसी को बचाते हैं तो गुड गवर्नेंस जा रहा है, गुड गवर्नेंस को जब बचा रहे हैं तो डेमोक्रेसी जा रहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन नहीं भी लाते तब भी डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस में ही मजाक चल रहा है कि क्या होगा। तो सवाल ये है कि अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है तो गुड गवर्नेंस पे सवाल उठ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो डेमोक्रेसी पे सवाल उठ सकते हैं। तो ये समस्या है कि एक आता है तो दूसरा जा रहा है। कई बार ऐसे आप लोग अपने जीवन में समस्याएं फेस करते होंगे
है ना। सुबह उठते हैं तो आराम चला जाता है, और आराम करते हैं तो जीवन के लक्ष्य चले जाते हैं, है ना। तो चलो उसमें अंतर है, वो तो आपकी लापरवाही है ठीक है, वो अज्ञानता के कारण डायलेमा है। तो चलो हम अपने टॉपिक पे फिर आते हैं। अब आपको मैं कोर बात बता दिया है। सवाल है कि गुड गवर्नेंस पे पहले बात करते हैं कि आखिर अभी गुड गवर्नेंस की क्या स्थिति है, और वन नेशन वन इलेक्शन के बाद गुड गवर्नेंस की क्या स्थिति होगी। गुड गवर्नेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रशासनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून और नियम बनते हैं उसको अच्छे से बनाना, इफ़िशिएंट वे में बनाना, पीपल सेंट्रिक बनाना, नेशनल सेंट्रिक बनाना, और उसको पीपल सेंट्रिक, नेशनल सेंट्रिक या स्मूथली जनता तक पहुंचा देना, बस दैट इज गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस क्या है आज के बाद बताओगे? तो गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कानून और नियमों को बनाना बेहतर तरीके से, और कैसा? जन केंद्रित, पीपल सेंट्रिक, और इसी इसेंस के साथ लोगों तक पहुंचा देना। याद रखना बहुत अच्छे से बात को कि गवर्नेंस में शायद नियम बनाना और उसको लागू करना है, पर गुड गवर्नेंस में वो पीपल सेंट्रिक होने चाहिए, है ना, जनता केंद्रित। मतलब सुशासन क्या है? जो जनता को सबसे बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके। एंड ओरिएंटेड, मीन्स ओरिएंटेड, जैसा भी आप समझो इसको, ये सुशासन है। अब सवाल है कि जो चुनाव हो रहे हैं, कभी यूपी में, कभी एमपी में, कभी बिहार में, उससे गुड गवर्नेंस में क्या इशू आ रहा है? पहला इशू है गुड गवर्नेंस में सरकार के इंटेंशन पे। मैंने क्या कहा था? दो चीज़ें बता दी थी। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? नेशनल सेंट्रिक या स्टेट सेंट्रिक, राज्य केंद्रित, देश केंद्रित नियम कानून बनना, और जनता केंद्रित या जन केंद्रित, देश केंद्रित लागू करना। बार बार जब चुनाव होते हैं ना, हर 2 महीने, 3 साल, 1 साल, 2 साल, देख ही रहे हो, तो चुनाव में जनता वोट देती है, और जनता का उद्देश्य जो होता है वो वोट देना है, मतलब सरकार बनाना है। सरकार का उद्देश्य जनता की सेवा करना है। एक अच्छी व्यवस्था तो ये मानी जाती है कि देश के केंद्र में रख के सारी चुनाव की मुद्दे हों, लेकिन जब बार बार चुनाव आता है ना, तो सरकार जो होती है वो चुनाव केंद्रित हो जाती है, और सरकार का उद्देश्य चुनाव जीतना हो जाता है, और फिर वो ऐसी नीति और कानून बनाने लगती है जिसके केंद्र में जनता नहीं, चुनाव जीतना होता है। और यहाँ से गुड गवर्नेंस को सबसे बड़ा धक्का लगता है। तो बार बार जब चुनाव होते हैं तो गवर्नमेंट हमेशा किस में इंगेज रहती है? जनता को खुश करने में रहती है। खुश करना और अच्छा करना दोनों में अंतर है। पॉपुलिज्म की तरफ बढ़ जाती है, कोई कठोर कदम नहीं उठा पाती जिससे जनता नाराज ना हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत संपन्न है, करोड़पति हैं, क्योंकि भारत में किसानों के ऊपर कर नहीं लगता। एक अच्छा इंटेंशन है, क्योंकि भारत में किसानों को माना जाता है कि बड़े डिप्राइव्ड है। कहा जाता है किसान के बारे में कि मैं 1 किलो से 100 किलो अनाज उगा देता हूँ, लेकिन तब भी मैं गरीब रहता हूँ। और जो 1 किलो से, है ना, 800 ग्राम मटेरियल तैयार कर लेता है, वो करोड़पति है। बहुत बड़ा एक अपने आप में व्यंग है ये भारतीय किसान की व्यवस्था पे। इसको कभी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। फिर हम आते हैं गुड गवर्नेंस पे। तो जनता का उद्देश्य होना चाहिए सही नियम बनाए, देश के इंटरेस्ट में नियम बनाए, लेकिन जब बार बार चुनाव होते हैं तो अपने मूल स्वरूप से भटक के वो चुनाव केंद्रित हो जाती है। उसका उद्देश्य रहता है किसी भी तरह चुनाव जीता जाए। ठीक भी है, राजनीति है। अब सवाल ये है कि उदाहरण के तौर पर देखो कि जैसे मैंने कहा किसानों वाली बात, मैं आपको बता रहा था कि किसानों पे टैक्स लगाना चाहिए जो अमीर हैं, लेकिन सरकार ये डरती है कि चुनाव आ जाएगा और फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। सरकार का भी कोई कठोर कदम नहीं उठा पाती जो भविष्य में देश के लिए अच्छा होगा, ना कठोर कदम उठा पाती है, और उससे ज़्यादा फिर है कि पॉपुलिज्म को बहुत ज़्यादा महत्व मिल जाता है। किसी भी तरह की
लोगों को खुश रखा जाए। तो अब तो आपको पता हो गया होगा कि गुड गवर्नेंस में कैसे इसका खतरा है। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब, जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, बार बार एग्ज़ाम आएंगे, सिविल सर्विस की तैयारी से भटक जाओगे ना, जो मेन उद्देश्य है उससे भटकते हो। हाँ, तो वैसे ही कुछ ऐसा समझ लो कि बार बार सरकारें भटक जाती हैं, फिर नियम सही नहीं बनते, ये तो पता चल गया। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। भारत में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। चुनाव होने के समय एक नियम कुछ चालू हो जाते हैं, आचार संहिता जिसको बोलते हो। उसमें ये कहा जाता है कि जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ की सरकार कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि चुनाव में समानता का अधिकार हो सब पार्टियों को, क्योंकि सरकार उस समय बहुत शक्तिशाली पदों में होती है। और अगर सरकार उस चुनाव के दौर में, जैसे मान लो 1 महीने बाद चुनाव होना है और 1 महीने पहले कोई नई योजना ले आए जिससे जनता को प्रभावित किया जा सके, तो दूसरी पार्टी का कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, उसके अधिकार चले जाएंगे। जैसे आपके घर में मम्मी और पापा दोनों हैं, उनमें चुनाव होना है, और पापा कमा रहे हैं, तो पापा आपको लालच दे सकते हैं 15 दिन पहले से, ये कपड़ा ले लो, वो कपड़ा ले लो, है ना। तो मम्मी अपने आप पीछे चली जाएंगी, या मम्मी कमा रही हैं सपोज करिए, तो चुनाव होने के पहले ये कहा जाएगा कि 1 महीने पहले मम्मी पापा दोनों कोई भी नई चीज़ गिफ्ट नहीं करेंगे, ताकि चुनाव में क्या बना रहे, इम्पार्शियलिटी, है ना। समझ आ रहा, इम्पार्शियलिटी से इसको जोड़ पा रहे हो कि चुनाव में पार्शियलिटी ना हो, इम्पार्शियलिटी बनी रहे, निष्पक्षता बनी रहे, क्योंकि चुनाव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है निष्पक्षता, वरना चुनाव ही क्या बात के। जैसे मान लो पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं, या चुनाव तो उत्तर कोरिया में भी होते हैं, है ना। जब खेल में पहले से ही तय हो कि किसको जीतना है, उसे खेल नहीं कहते, उसे मजाक कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना, इसमें तो कोई सवाल है नहीं है। तो गुड गवर्नेंस में ये सवाल होता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता होती है, उसमें नई चीज़ें नहीं शुरू हो सकती हैं, और हमेशा चुनाव का माहौल रहता है, तो समझ जाओ, तो जनता हमेशा नई योजनाओं से वंचित हो सकती है, या इसको कहते हैं पॉलिसी पैरालाइसिस। पैरालाइसिस समझते हो, जो इंसान काम करना चाहता है कर नहीं पाता। हर चीज़ को बहुत सूक्ष्मता से देखा करो, पैरालाइसिस में करना चाहता है कर नहीं पाता। तो सरकार भी कई बार काम करना चाहती है, लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी या लीगल लाइबिलिटी ऐसी क्रिएट कर देती है, नैतिक जवाबदेही, मतलब कि वो नहीं कर पाता, तो जनता फिर वंचित हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? एक कदम और आगे चलते हैं, बात वित्तीय मामलों की करते हैं। जब चुनाव होते हैं, कई हज़ार करोड़ रुपए का बजट देश का लगता है, और बार बार चुनाव होने से तो पैसा सब जा ही रहा है, और ये भी एक देश के आर्थिक हितों पर आघात है, या कहिए आप फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, वो भी इंडिया जैसे डेवलपिंग स्टेट के लिए। यहाँ पर आज भी 13 से 14% लोग गरीब हैं, इनइक्वालिटी है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो ये सब मामला है कि 60,000 करोड़ के आसपास का बजट लगता है हर चुनाव का, बार बार चुनाव हो रहे हैं तो इससे नुकसान होता है। ये सारी बातें हो गई। जब चुनाव होता है उस समय एक राजनीतिक तनाव भी बनता है, और उससे भी ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत ज़्यादा जाति, धर्म और क्षेत्रवाद, ये सब मुद्दे उभर के आ जाते हैं। देखा होगा चुनाव के समय जाति, ये सब बात सोशल मीडिया के साथ होता है तो और ज़्यादा दिखने लगता है। जाति के समय हर आदमी हिंदू या मुस्लिम या बन जाता है, हर आदमी यादव, ठाकुर, ब्राह्मण बन जाता है। पहले जो इंसान था वो किसी एक जाति और धर्म का एजेंट बन के रह जाता है। तो सवाल है, जितने बार चुनाव होगा उतने ही बार समाज में ये सब चीज़ें आएंगी, और समाज की जो सोशल कैपिटल है उसको बहुत ज़्यादा क्षरण कर देती है ना। जैसे राहत इंदौरी की इसमें लाइन भी एक अच्छी है कि सीमाओं में कुछ हलचल हो रही है, चुनाव आने को है क्या, ऐसी बातों कहते हैं। तो ये बात तो आपको पता होगा अच्छा कि राजनीतिक शक्तियों ने हमेशा
अपने तरीके से। जैसे आप चीन का उदाहरण देखोगे, चीन में जब भी आंतरिक मामले में गड़बड़ी होती है ना, तो सीमाओं में उसकी लड़ाई दिखने लगती है। उदाहरण के तौर पे जब कोरोना में चीन सबसे अंदर तहस नहस के दौर से गुजर रहा था, तो तभी वो गलवान, तभी वो रूस सबके साथ सीमाओं का विवाद उलझा लिया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, उसको समझता है कि मनुष्य बाहर के मुद्दे देख के अंदर वाले मामले भूल जाएगा, तो वही होता है। तो चलो फिर आगे चलते हैं कि जाति धर्म सब ज़्यादा आ जाता है, सोशल कैपिटल का बहुत नुकसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और इसको लेकर बहुत तरह की चिंताएं होती हैं। तो कहने का मतलब आपको पता चल गया कि जो चुनाव है बार बार एक समस्या है। तो ये तो आपका एक साइड देख लिया। अब चुनाव एक वरदान देखते हैं। चुनाव समस्या कब है? जब उसको हम गुड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। लेकिन जब हम चुनाव को लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा वरदान है। सबसे पहली खासियत चुनाव की क्या है? जब भी चुनाव होते हैं ना, आप कभी देखिएगा, जब चुनाव चल रहे हो, हर भारतीय भी हो जाता है। हर भारतीय, हर इंसान के अंदर एक राजनीतिक चेतना हो जाती है कि जैसे वो अपने घर का कोई मामला डिसाइड कर रहा हो। एक इंसान जो हमेशा एक परिवार का सदस्य रहता है, एक समाज का सदस्य रहता है, इलेक्शन के टाइम पे एक नागरिक के रूप में आता है उभर के। तो कहने का मतलब जो इलेक्शन है वो एक इंसान को पॉलिटिकल एनिमल बनाता है, राजनीतिक चेतना से जागृत करता है। सोचिए, इतनी बड़ी ये घटना है चुनाव। तो जितने बार चुनाव होंगे हर बार इंसान उतना ही भारत के साथ कनेक्ट होगा। तो चुनाव तो अच्छी बात है, क्योंकि भारत से जुड़ता है। जितनी बार चुनाव होंगे उतनी बार सरकार की जो जिस पार्टी की सरकार, उस पार्टी को जितने लोग हैं वो लोग सबको जनता से वोट मांगने जाना पड़ेगा। और जब जनता से वोट मांगने जाओगे तो पार्टी और जनता पास पास आएगी। तो ये भी एक खासियत है चुनाव की, कि चुनाव जो है वो सरकार या राजनीतिक दलों को जनता से जोड़ती है, और यही लोकतंत्र है। वरना एक समय तो राजतंत्र होता था, राजा हमेशा अलग रहता था, जनता से जुड़ता नहीं था। और जब जुड़ रहा है तो अच्छी बात है, और जुड़ता किससे? चुनाव से। तो वास्तव में चुनाव ही जो है वो राजनीतिक दलों को जनता के पास लाता है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खासियत है वो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। जवाब देना पड़ेगा आपको अगर आपने कुछ किया है, और हर रोज जवाब मांगा जाएगा। लेकिन जब 5 साल में तय हो जाएगा चुनाव होना, तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 5 साल तक सरकार बेफिक्र है, क्योंकि उसे पता है कि 5 साल बाद चुनाव में पूछा जाएगा। और आपको एक जानकारी के लिए मैं बात बता दूं, भारत बनाम यूएसए को यहाँ पर देखिएगा। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो डिबेट चल रही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है जो यूएसए में, कि 5 साल में एक बार सरकार का चुनाव होता है। 5 साल तक वो बिल्कुल मजबूती से रहेगी। ये तो अच्छी बात है भाई, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सवाल है कि 5 साल तक फिर जनता में डेमोक्रेसी की भावना थोड़ी कमज़ोर रहेगी। एक प्रकार से वो बन गया रहेगा, 5 साल बाद देखा जाएगा। तो कहने का मतलब स्टेबिलिटी तो आ जाती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। इस बात को भी एक बार हमेशा ध्यान देना कि आज हम जो कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो सोच थी उसके साथ मैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और हमें उस करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक पॉलिटिकल या एक सोशल या एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, संवैधानिक नैतिकता, संविधान का जो सोच है, क्या उसके साथ हम इसको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट में, है ना। दबाव पड़ रहा होगा दिमाग में, लेकिन चीज़ों को जानना है तो अंदर तो जाना ही होगा।
और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ी सबसे अलग रहता है, बहुत फेयर है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें यूट्यूब में हैं वो तो आराम से आप पढ़ ही सकते हो। पढ़ना ऐसा चाहिए जिसमें सोचने की क्षमता विकसित हो। पढ़ाई का काम फैक्ट रिटेन करना नहीं है, जबकि क्रिटिकल बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी पे भी सवाल उठता है कि भाई ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी मैच करा पाएगा नहीं करा पाएगा। तो कहने का मतलब जो बार बार चुनाव होते हैं वो संवैधानिक नैतिकता या जो संविधान बनाने का उद्देश्य था उसके साथ मैच होता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। और वो कैसे आता है? अकाउंटेबिलिटी से आता है। हर दिन सरकार को डर हो गिरने का, तभी तो सरकार जनता से दबी रहेगी, और यही तो लोकतंत्र है। सोचो आपका मालिक और नौकर में क्या होता है। नौकर को ये लगता है कभी भी भगा दिया जाएगा, तो नौकर इसीलिए अकाउंटेबल रहता है ना। अगर नौकर को ये पता चल जाए कि 10 साल तक हमें रहना ही है, तो मालिक से ज़्यादा अकड़ आ जाए उसमें, क्या तुम्हें तो पैसा देना है। सोचो, यही तो हमारे भारत में अधिकारियों का नेचर है, जो यही तो कमी है। उन्हें पता है कि हमें रहना है, कोई रिटायर मतलब कोई हटा नहीं पाएगा, और ये नहीं, तो आराम से मस्त रहते हैं, अकड़ है उनमें। इसी को आप लाल फीता शाही कहते हो, रेड टेपिज्म, है ना। तो सवाल ये है कि एक तरफ मैंने आपको बता दिया गुड गवर्नेंस में सवाल है, कब? जब बार बार होते हैं वोट, और दूसरी तरफ जब बार बार चुनाव होते हैं तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है। अब आप क्या चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हो तो चुनाव कराओ, अगर आप गुड गवर्नेंस चाहते हो तो एक साथ कराओ। लेकिन अभी आपको एक साइड और एक साइड दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है कि कोई बीच का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और देखो, कई चीज़ें इसमें और भी हैं, मैंने अभी आपको केवल सबसे मूल स्वरूप में बताया। और भी समस्याएं हैं इसके साथ, समस्या भी है और चुनौतियां भी हैं, दोनों में अंतर है। समस्या का मतलब होता है कि उसके अंदर ही का पार्ट है वो, है ना। जैसे मान लो मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, और मान लो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी से दिक्कत है, तो एलर्जी हो जाएगी, तो ये समस्या है। लेकिन चलो सब कुछ मान लिया, फिर चलना कैसे, जाना कैसे, वो चुनौती है। तो अभी हम उस पर भी पूरी बात करेंगे, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, बड़ा डिबेट है, अच्छा डिबेट है बहुत। तो गुड गवर्नेंस बनाम डेमोक्रेसी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये पूरा मामला है। चलते हैं, अब बात करते हैं कि मान लो चलो हमने इसको लागू करने की सोच भी लिया, हमने कुछ ऐसा सेट कर लिया व्यवस्था, फिर चैलेंज आ जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि अगर हम इस प्रथा को लागू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 83 सेक्शन ए, आर्टिकल 85 सेक्शन 2, आर्टिकल 174, 176 जैसे कई सारे अनुच्छेद में, बेसिकली 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बड़ा प्रोसेस होगा, और अमेंडमेंट करने में इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि इसमें हमें स्टेट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। एक तो ये इसमें चुनौती है सबसे पहले कि इसको किया कैसे जाएगा, 50% स्टेट इसको परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। दूसरा, अगर आपने ये चालू भी कर दिया पूरा सिस्टम, जब अभी आप इलेक्शन कराते हो तो कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। एक दिन में कराओगे सारे इलेक्शन, एक समय में कराओगे, तो कहाँ से इतना ईवीएम की मशीनरी, वीवीपैट और इतने कर्मी कहाँ से लाओगे जो चुनाव कर्मी होंगे? 1 करोड़ चुनाव कर्मी चाहिए, 60 लाख ईवीएम मशीन चाहिए, कहाँ से लाओगे? क्या देश उसके लिए तैयार है? वो भी विथ क्वालिटी। याद रखना, इलेक्शन के क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी या इलेक्शन की जो खासियत है उसका भरोसा ही है, क्रेडिबिलिटी ही है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या करा पाएंगे, ये भी चुनौती है। तो चुनौती भी आपको समझ में आ गई। अगर हम बना भी देते हैं इसको लागू करना, तो ये भी समझ में आ गया कि इसको लागू करना बड़ा मुश्किल है। शुरुआत भी मुश्किल है और बाद में हमेशा करना भी बड़ा मुश्किल रहेगा। कई लोग कहते हैं कि कई देशों में ऐसी व्यवस्था चल रही है, जर्मनी, स्वीडन, पर तुलना करने की सबसे पहली शर्त होती है कि तुलना हमेशा 2 इक्वल लोगों में किया जा सकता है। अगर मान लो बंदर और मछली की तुलना की जाए तो ये वाहियात चीज़ें हैं। पर चलिए, तब भी अगर तुलना आप जर्मनी, स्वीडन से करते तो पहले 2 देशों का आकार देखिए, 2 देशों की व्यवस्था देखिए, ये भी एक है। तो यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको।
अब चलते हैं फिर एक कदम और, चुनौतियाँ समझ में आ गई, मुद्दा समझ में आ गया, कुछ और भी मुद्दे हैं जिसमें एक मुद्दा है संघवाद का। कई लोग कहते हैं कि जो नेशनल वन नेशन वन इलेक्शन है संघवाद पे खतरा है। संघवाद क्या होता है इसको जान लेते हैं। संघवाद एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां संविधान से मिलती हैं। केंद्र राज्य के अधीनस्थ राज्य केंद्र के अधीनस्थ नहीं होते, पावर पाते हैं संविधान से। संविधान में जो व्यवस्था होती है उसी से केंद्र और राज्य चलते हैं और दोनों राजनीतिक रूप से स्वायत्त होते हैं अपने मुद्दों को लेकर, अपनी विचारधारा, अपनी व्यवस्था को लेकर। तो संविधान ऊपर होता है, केंद्र और राज्य दोनों को चला रहा होता है। कहा जाता है कि अगर मान लो सपोज करो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ और केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, तो मान लो अगर किसी राज्य में सरकार नहीं चली 4 साल, 1 साल उसको रोका जाएगा क्या? तो कहने का मतलब राज्य डिपेंड हो गए ना चुनाव के लिए किस पे? केंद्र पे। तो कहीं ना कहीं राज्यों की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ख़त्म हो रही है, राजनीतिक स्वायत्तता आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक तो ये बड़ा इशू है। फिर दूसरी बात, अगर मान लो चुनाव होते भी हैं, एक ही इंसान वोट देगा, जैसे मान लो तुम्हें वोट देना है, एक साथ जाना है, 2 ईवीएम लगी होंगी, केंद्र की और राज्य की, सांसद और विधायक की, देना तो तुम्हें, और तुम्हारा सारा निर्णय तुम्हारे मनोविज्ञान से प्रभावित होता है। और ये बात स्पष्ट है कहीं ना कहीं कि जो लोग होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे से ज़्यादा जुड़े होते हैं। और जब आप वोट में चुनाव देने जाओगे सांसद का और विधायक का, होना तो चाहिए था कि जब विधायक का वोट दो तो यूपी के बारे में सोचो या अपने एरिया के बारे में सोचो, और जब राष्ट्र का या नेशन का वोट दो, केंद्र का, तो भारत के बारे में सोचो, क्योंकि दोनों का व्यवस्था ही यही बनाई गई थी। लेकिन वास्तव में क्या होगा कि पता चला आप इतने भावुक हो कि हमेशा राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा, राष्ट्र में जो चल रहा है उसी के आधार पे आप प्रांत राज्य में भी वोट दे दोगे, तो राज्य का तो पूरा का पूरा इसेंसी खत्म हो गया। और इसको कहते हैं, ये सर्वे है कि 77% राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चीज़ें निर्णय लिया जाता है। तो फिर जो केंद्र में सरकार होगी या केंद्र की जो व्यवस्था होगी और राज्य की जो, तो फिर एक बड़ा क्षेत्रीय पार्टियों को ये बहुत बड़ा झटका रहेगा। सोचो सपोज करो चुनाव चल रहा है, दोनों का चुनाव हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, फिर आप किस में वोट दोगे? आपको अपने राज्य की समस्या ही भूल जाएगी, और तो कहाँ जाएगा वोट तय है। समझ में आ रही बात? किसी भी तरह का मुद्दा होगा, मतलब ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये एक तथ्य है। और ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, और इसको बहुत ध्यान से इस चीज़ को एक एक चीज़ रखा जाता है। इसलिए मैंने कहा था मैं किसी निर्णय पे नहीं आऊँगा, क्योंकि निर्णय में आने ही में आप राजनीति हो जाएगी, है ना। मैं भी इसी समाज, इसी का हिस्सा हूँ, है ना। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपको खुश रहना है तो आप वैसे ही क्यों नहीं बन जाते जैसे होने का दिखावा करते हो। तो वो भी एक प्रयास चलता रहता हम लोगों का कि हम भी अपने आप को हल्का करें वजन से, है ना। कई तरह के बोझ लेके चलते हैं। कबीर जी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि भला हुआ मोरी घघरी फूटी, पनिया भरन से छूटी। बोझ है, कहीं हम बोझ लेके चलते हैं ना, जैसे तुम्हें बोझ होगा कि बिहार से हूँ, आईएएस नहीं निकाला, ये भी बोझ है बिहार के होने का। उसको अपना बोझ है अपने परिवार का, महिलाओं को अपना बोझ है ना। हम सब कई तरह के पहचान के बोझ से चलते हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिटी बर्डन। और जो एक फ़कीर होता है इन्हीं से मुक्त रहता है। इस पर कभी बात करेंगे, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन हम फिर आते हैं, अभी हम सभी तरह के बर्डन से मुक्त हैं और बिल्कुल तटस्थ ये हमारी डिबेट चल रही है। हाँ, जो अपने चश्मे से देखेगा उसको रंग दिख सकते हैं, और वो फ्री है। आर्टिकल 19 उसको दिया गया है। देश आज़ाद कराया, लाखों लोग शहीद हुए, जिस जगह हम बैठे सबसे बड़ी शहादत है वहाँ पर। अब बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इस शहादत का। तो कोई भी कुछ सोचे, बोले, सोचने का अधिकार भी है। 25 से बोलने का है, 90 से, दोनों से है विचारों की स्वतंत्रता। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो उसकी कैसे, है ना, विचारधारा से अलग कैसे हो सकते हैं। तो फिर बात यहाँ पर समझ में आ गई आपको टोटल कि हम लोगों का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि व्यवस्था कैसे करेंगे। फिर
कैसे संघवाद को बचाएंगे, बहुत तरह की चीज़ें अब आपको दिख रही होंगी दिमाग में। सवाल है कि हमें किसी न किसी डिसीजन में पहुंचना होगा व्यवहारिक रूप से, और हमें प्रायोरिटी या प्राथमिकता तय करनी होगी कि भारत के समय क्या है, क्योंकि हर चीज़ सही होती है पर एक समय में हर चीज़ नहीं होती सही। जैसे तुम्हारे लिए आज तुम्हारा घर जाना भी सही है, लेकिन इलाहाबाद भी सही है, लेकिन प्राथमिकता से तय होगा कि क्या अभी सही है। और एक अधिकारी का सबसे बड़ी खासियत होती है प्राथमिकता तय करना, है ना। कई लोगों ने प्राथमिकता तय की और शहादत दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में जो बैठे हो, इन्होंने देश को प्राथमिकता दी। तो प्राथमिकता भी होती है, तो हमें सबसे पहले तय करना होगा कि भारत की वर्तमान में प्राथमिकता क्या है, और उसके अनुरूप हमें एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जो गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी दोनों को ला सके। और ये होगा मॉडल, बस इसको डिबेट डिस्कशन से निकाला जाएगा, और हम लोग इस पर डिबेट डिस्कशन करके निकालें कि क्या होना चाहिए। संघवाद की जो चुनौती है उसको कैसे हम टैकल करेंगे, संविधान के संशोधन को लेकर जो समस्या है उसको कैसे टैकल करेंगे, लोकतंत्र को जो है उसको कैसे बनाए रखेंगे। ये सारे मुद्दों का समाधान निकालना होगा, और उम्मीद है कि एक जल्दी ही समाधान निकलेगा और एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें सुशासन और लोकतंत्र दोनों कहीं ना कहीं समाहित होंगे, क्योंकि भारत के लिए दोनों ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल? नमस्कार।